नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं एक नए अध्याय को, जो कि बहुत ही शानदार है और परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि अधिकांशतः शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसमें से पुटअप होते रहते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जो आपका सेकेंड लास्ट मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक का जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है, परिवहन एवं संचार, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। अध्याय का क्या नाम है? परिवहन एवं संचार। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि परिवहन क्या होता है, संचार क्या होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई आप में से होगा जो इसके बारे में ना बता पाए, क्योंकि लगभग अगर आप कहीं अलग जगह से भी ना पढ़ के आए हो, फिर भी हमने इस बुक में कम से कम इन दोनों टॉपिक्स को, दोनों शब्दों के बारे में, इन दोनों की परिभाषाओं के बारे में कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लिया है कि परिवहन क्या होता है, संचार क्या होता है। भाई ज्यादा दिन का याद ना रख पाओ, ज्यादा पुराना ना याद रख पाओ, तो हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसी में हमने परिवहन संचार के बारे में पढ़ा था। समझ रहे हो बात। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो परिवहन एवं संचार, ये दो शब्द है, ये दो प्रक्रियाएं हैं, ये दो प्रोसेस हैं, ये किस आर्थिक क्रिया से संबंधित है, किस आर्थिक क्रिया से संबंध रखती है। आपसे पूछ लिया जाए कि परिवहन एवं संचार निम्न में से किस आर्थिक क्रिया से संबंधित है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या? सर ये होता है तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित। क्या होता है? तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित। परिवहन और संचार किस आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं? तो अपन कह सकते हैं कि तृतीयक क्रियाकलाप में। एक चीज और देखना, हम प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं और द्वितीय क्रियाकलाप होता है, ये भी अपन ही करते हैं। इन दोनों को जोड़ने का, प्राथमिक को द्वितीयक से और द्वितीयक को प्राथमिक से, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम जो करता है, वो अपन कह सकते हैं कि हाँ, इन दोनों को अगर अपन जोड़ना चाहें, एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहें, संबंध जताना चाहें, तो अपन इसको परिवहन एवं संचार से भी जता सकते हैं। परिवहन व संचार से भी अपन इसको बता सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलाप में आपको पता है कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, आखेट, खनन आदि चीजें होती है। अब जो कच्चा माल, एक प्रकार से अपन ये भी कह सकते हैं कि इससे हमें क्या मिलता है? कच्चा माल। क्या मिलता है? कच्चा माल। अब इस कच्चे माल को फैक्ट्री में ले जाएंगे संसाधित करने के लिए। क्या करने के लिए? संसाधित करने के लिए। अगर हम इसको फैक्ट्री में ले जाते हैं, फैक्ट्री में ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उसकी परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उसी के साथ जो फैक्ट्री का मालिक है, इधर प्राथमिक क्रियाकलाप में जो खेत का मालिक है, इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होगा, जो संचार होगा, वो किसके माध्यम से होगा? संचार के साधनों के माध्यम से। संचार साधनों के माध्यम से होगा। तो अपन ये कह सकते हैं, हाँ, प्राथमिक क्रियाकलाप को द्वितीय क्रियाकलाप को आपस में जोड़ने का काम भी ये लोग करते हैं, परिवहन एवं संचार। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। आगे अपन बात करते हैं, देखना मैं एक लाइन लिखता हूं। लाइन क्या है? प्राकृतिक संसाधनों, ठीक, आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाओं व बाजार का एक ही स्थान पर ये आपकी बुक की पहली लाइन है, इस चैप्टर की पहली लाइन यही है। अगर इस लाइन को समझ लिया तो ये मानो आपको परिवहन संचार आराम से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है लाइन में? प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक क्रियाओं व बाजार का एक ही स्थान पर पाया जाना क्या है? संभव नहीं है या असंभव है। ठीक है, दोनों चीजें एक ही है। प्राकृतिक संसाधन अर्थात अपन कहें, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, कच्चा माल। क्या? कच्चा माल। ठीक, आर्थिक क्रिया से तात्पर्य है कच्चा माल को अपन किसमें संसाधित करेंगे? फैक्ट्री में। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा उद्योग।
अब उद्योग से जो उत्पाद बनेगा उसको कहाँ बेचेंगे सर? बेचेंगे बाजार में। ठीक है, अब मेरे को ये चीज बता दो आप कि आपने कभी देखा है कि ये एक क्षेत्र है, ठीक, ये मान लो क्या कहे इसको, एक एरिया है, ठीक, जैसे 1 किलोमीटर एरिया या फिर 10 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एक एरिया है, ठीक, ये पूरा 10 वर्ग किलोमीटर का एक एरिया है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं, आपने कभी देखा है कि यहीं पे खेत वगैरह, ठीक है, कच्चे माल के लिए खनन खनिज जो स्थल है वो है, वहीं संसाधन संसाधित करने के लिए फैक्ट्रियां है, वहीं बाजार है, वहीं खरीदने वाले हैं, वहीं उपभोग करता है। आपने देखा है कभी? अपन अपनी डेली लाइफ जो अपना जीवन है, दैनिक जीवन, उसमें कभी कभी ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि विदेशों से आई हुई होती है हमारे पास, ठीक है, अपने देश की चीजों का भी करते हैं, मगर कुछ कई बार ऐसी चीजों का भी अपन उपयोग कर लेते हैं जो कि बाहर देशों से मंगाई जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है भाई? जरूरी थोड़ी ना है कच्चा माल और उद्योग दोनों एक साथ मिले। चलो ये मान लिया मिल भी गई दोनों चीजें, तो जरूरी थोड़ी है उसके लिए बाजार मिले। स्वाभाविक नहीं है ये चीजें कि तीनों चीजें, कच्चा माल भी, उसके लिए फैक्ट्री भी, और उसको खरीदने के लिए ग्राहक भी, तीनों एक ही जगह पे मिल जाए। अगर तीनों एक जगह पे मिल जाएंगे तो परिवहन संचार की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, व्यापार नहीं होगा। व्यापार होगा पर वहीं हो जाएगा, यहीं से उठाया यहीं रख दिया, ठीक है। तो अब कच्चे माल से उद्योग तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? कच्चे माल के क्षेत्र से उद्योग तक आने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? सर परिवहन की और संचार की। भाई इस क्षेत्र के मालिक ने इस क्षेत्र के मालिक से बात की होगी, वार्तालाप की होगी, कम्युनिकेट किया होगा। जरूरी नहीं है कि मोबाइल से किया हो, टेलीफोन से किया हो, इंटरनेट से किया हो, आमने सामने बैठकर भी वो क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, वो भी संचार ही है, ठीक है। संचार का मतलब ही क्या होता है? अपनी सूचनाओं को, अपनी बातों को, अपने तथ्यों को, अपने संदेशों को, अपने शब्दों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो संचार अगर दो क्षेत्रों के या दो स्थानों के अगर मालिक हैं, दो जगहों के मालिक है, दो फैक्ट्रियों के मालिक है, दो स्थानों के मालिक है, अगर वो आमने सामने बैठकर भी अगर बातें कर रहे हैं तो वो भी क्या है? संचार है। उस टाइम उनके संचार का माध्यम क्या है? उनका मुख हो जाता है, ठीक है। अगर कोई दूर बैठा है कोई व्यक्ति, और अगर अपन मोबाइल से या इंटरनेट से, टेलीफोन से, तार माध्यम से कैसे भी अपन उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। अब इसमें संचार का साधन क्या हो जाता है? मोबाइल हो जाता है, ठीक है। आई आई होगी बात समझ में थोड़ी बहुत तो, ठीक है। अब कच्चे माल से उद्योग तक जाने के लिए, कच्चे माल को उद्योग तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? परिवहन की, संचार की। अब उद्योग से जो उत्पाद अपने पास तैयार होगा उसको बाजार तक लाने के लिए, इसको बाजार तक लाने ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सर वही परिवहन और संचार के, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ी परिवहन और संचार को पढ़ने की, तो ये है उसकी आवश्यकता। अब एक बार फिर से अपन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो हमने इसकी परिभाषाओं के बारे में बात की थी, मगर जो ये अध्याय रहने वाला है इसमें इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, परिवहन और संचार के बारे में, ठीक है। पहले लिखता हूं मैं परिवहन, ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी इसकी लेते हैं, फिर संचार की लेंगे। हाँ, तो परिवहन क्या होता है? अभी मैंने बताया परिवहन क्या होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक, ठीक है, वस्तुओं वस्तुओं और व्यक्तियों के वहन की सेवा या सुविधा, सेवा या सुविधा को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। समझ रहा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पदार्थ भी हो सकता है, उसको वहन अर्थात लाने ले जाने के लिए, ठीक है, कि जो सेवा होती है उसे क्या कहते हैं? अपन परिवहन कहते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, अब तो ये वर्तमान में मेरे पास है। अगर मैं इसको किसी साधन के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार से
अगर मैं इसको किसी दूसरी जगह पे रख दूं, ठीक है। जैसे सपोज देन मेरे पास इस साइड में मोबाइल रखा हुआ था, ठीक, इस साइड में मोबाइल रखा हुआ, मैंने इसको उठाया और इसको इस साइड रख दिया, तो ये भी क्या हुआ, परिवहन हुआ। इसमें परिवहन का माध्यम क्या था, परिवहन का साधन क्या था, मेरे हाथ थे, मैंने यहां से उठाया और यहां रख दिया। अगर इतनी सी दूर में भी अगर अपन किसी चीज का वहन करते हैं, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का भी, तो वो भी क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। आई बात समझ में। परिवहन, एक चीज और क्लियर कर दूं, जो ये परिवहन और संचार है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, आर्थिक क्रियाएं, यही तो पढ़ रहे हैं, आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं वाला जो चैप्टर था उसमें भी आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्रिया थी, ठीक है। द्वितीय, जो भी अपन पढ़ रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, जो भी हमने पढ़ा, वो सारी क्या थी, आर्थिक क्रियाएं। अब ये तृतीय क्रियाकलाप का भाग है परिवहन एवं संचार, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है, कार्य करना, कार्य करना। तो ये परिवहन क्या है, एक कार्य है, संचार क्या है, एक कार्य है, ठीक है। जैसे आप कार के माध्यम से किसी व्यक्ति को दूसरे स्थान पर छोड़ रहे हो, ठीक है, तो इसमें जो ये कार है, ये परिवहन नहीं है, कार क्या नहीं है, परिवहन नहीं है। उस व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ने की प्रक्रिया हुई थी, वो परिवहन कहलाएगा। इसमें कार क्या है, परिवहन का माध्यम है, ठीक है, परिवहन का माध्यम है, ना कि ये परिवहन है, परिवहन का साधन है। मैंने यहां से मोबाइल उठाकर यहां पे रखा, मेरा हाथ इसमें परिवहन का माध्यम था, परिवहन करने की क्रिया हुई, यहां से उठा के यहाँ पे रखा गया, जो बीच में प्रोसेस हुआ वो परिवहन था, मगर इसमें जो साधन था, जो माध्यम था, वो मेरा हाथ था। आई बात समझ में। वही बात इसमें होती है संचार में, ठीक है। परिवहन के अगर अपन विधाओं की बात करें, विधाओं मतलब प्रकारों की बात करें, तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला स्थल परिवहन, फिर आता है जल परिवहन, वायु परिवहन, और एक अन्य आता है पाइपलाइन। क्या आता है, पाइपलाइन। ये 4। अब जब अपना नेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उसमें महाभारत लोक अर्थव्यवस्था, ठीक है, उसमें पाइपलाइन को स्थल परिवहन का ही भाग बताया गया है, मगर अभी अपने को 4 याद रखना है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अब जो ये परिवहन के साधन है, एक बार इसको साफ कर देते हैं। अपन ने बात की थी कि 4 परिवहन के साधन है, ठीक है, स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन। ये जो परिवहन का साधन, जो भी अपन ने 4, एक बार मैं वापस से लिखता हूं, ठीक है, स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन, ठीक है। जो ये 4 परिवहन के साधन आए अपने पास, ठीक है, ये चारों परिवहन के साधन क्या करते हैं, अंतर प्रादेशिक और अंतरा प्रादेशिक परिवहन करते हैं। अब सर ये क्या है, अंतर प्रादेशिक, अंतरा प्रादेशिक, हमें तो इसमें बस एक आ की मात्रा का डिफरेंस दिख रहा है और कुछ भी नहीं है। सुनना, क्या है अंतर प्रादेशिक, अंतर प्रादेशिक का तात्पर्य क्या है, राज्य के अंदर ही परिवहन हो, कोई भी राज्य मान लो, ठीक है, उसी राज्य के अंदर अगर परिवहन होता है, उसी राज्य के बड़े शहरों, जिलों के बीच अगर परिवहन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अंतर प्रादेशिक। और अगर जैसे एग्जाम्पल भी दे दे एक बार आपको, जैसे राजस्थान एक जिला है, ठीक है, अब राजस्थान का एक जिला है, अब इसमें जयपुर से जोधपुर तक अगर किसी भी प्रकार का परिवहन होता है, तो वो क्या कहलाएगा, अंतर प्रादेशिक। क्योंकि एक ही प्रदेश के 2 जिलों के मध्य, 2 शहरों के मध्य, 2 बड़े नगरों के मध्य अगर परिवहन होता है, तो वो क्या कहलाता है, अंतर प्रादेशिक। वही अंतरा प्रादेशिक को क्या होता है, एक देश के 2 या अधिक प्रदेशों के बीच अगर परिवहन हो रहा है,
तो वो क्या कहलाएगा, अंतरा प्रादेशिक। मतलब जैसे आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से दिल्ली के बीच या फिर दिल्ली से यूपी के बीच अगर परिवहन होता है तो वो कहलाएगा आपका अंतरा प्रादेशिक। ठीक है, अगर आपसे शब्दावली वगैरह में पूछ ले प्रश्न अंतर प्रादेशिक तो बता सकते हो। ठीक है, एक शब्द और आता है आपके, शब्द क्या है मैं लिखता हूं, परिवहन जाल। परिवहन जाल सुना सुना लगता है या सुना सुना लगता है ये सब? हाँ सुनना क्या है, मैं लिखता हूं, बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे हो तो बता देना, थोड़ा हंसी मजाक कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखा मैंने, अनेक मार्गों की श्रेणियों के परस्पर मिलने से जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। जैसे कोई सड़क यहाँ से आ रही है, कोई मार्ग इधर आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई यूं आ रहा है, कोई यूं आ रहा है, यूं जा रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। तो ये जो ये प्रारूप बनता है अनेक मार्गों की श्रेणियों के परस्पर मिलने से, इधर से आ रहा है इधर मिल गया, इधर से आ रहा है इधर मिल गया, इधर से आया इधर मिल गया, ऐसे जो ये प्रारूप तैयार हुआ इसे क्या कहते हैं अपन, परिवहन जाल। ठीक है, आई बात समझ, परिवहन जाल क्या होता है। अब सुनना, कुछ थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें और बताता हूँ। आज इतना कुछ पढ़ने को नहीं है, थोड़ा आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको याद भी करना होगा, समझना भी होगा, पढ़ना भी होगा। ठीक है, आज तो क्या है, थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास मान लो इस चैप्टर की, जिसमें कुछ बेसिक बेसिक भाई परिवहन क्या होता है, संचार क्या होता है, हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है इनको पढ़ने की, तो ये चीजें आज की क्लास में है ना। आगे अपन बात करते हैं कि जो परिवहन की सार्थकता है, परिवहन की सार्थकता कब सिद्ध होती है, सार्थकता कब सिद्ध होती है, मैंने प्रश्न लिख दिया है ना, सिद्ध होती है मतलब अपने पास सब चार परिवहन की आपने विधाएं बता दी कि स्थल परिवहन भी होता है, जल परिवहन भी होता है, वायु परिवहन भी होता है, और पाइपलाइन आपने एक नया बता दिया। ठीक है, अब तक तो हमने तीन ही पढ़े थे, चलो कोई नई चीज सीखनी जरूरी है। ठीक है, हाँ सार्थकता का मतलब कब सिद्ध होती है, क्या कहना चाहते हो, कहने का मतलब ये है कि आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि सर आपने चार परिवहन के साधन बता दी, अब किस परिवहन को कब इस्तेमाल करना है वो कैसे पता लगे। सुनना, वो सार्थकता कब सिद्ध होती है, एक तो लागत पर, परिवहन की लागत पर, पूरा लिखता हूं, परिवहन की लागत पर निर्भर करता है वो, सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है, और परिवहन की लागत, सेवाओं के प्रकार और उपलब्ध विधा पर, यानी कि उस टाइम अपने पास कौन सा साधन मौजूद है। ठीक है, जैसे मान लो आपको भारत से श्रीलंका कोई भारी वस्तु लेके जानी है, भारी सामान लेके जाना है, तो किसके द्वारा ले जाओगे, जलयान के द्वारा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं सर आप बाइक से लेके जाएंगे, बाइक से नहीं ले जा सकते, उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी,
भारी सामान है, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जलयान की। ट्रेन भी नहीं ले जा सकते क्योंकि बीच में पानी है, समुद्र है, ठीक है। तो वो क्या है, उस अपन ने क्या देखा इसमें, स्थिति देखी कि अगर अपन जल परिवहन से लेके जाएंगे सस्ता पड़ेगा, ठीक। और क्या अपने पास उपलब्ध जो विधा है वो क्या है, जलयान है। सामान अपन ने सेवा का प्रकार देखा, क्या है, भारी सामान है। अपन इसको वायुयान द्वारा नहीं ले जा सकते, भारी वस्तु है, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या देख लिया, और लागत भी इसमें क्या आती है, कम आती है। खर्चा सबसे सस्ता साधन जलयान है, ना तो इसमें किसी प्रकार की सड़क बनाने की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार का कोई सिग्नल बनाने की आवश्यकता है, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट बनाने की आवश्यकता है समुद्र के अंदर, ठीक है। बस एक साधन चाहिए ले जाने के लिए, जहाज, बस। और कोई सबसे सस्ता साधन यही है परिवहन का, ठीक है। पूछ लिया जाए आपसे प्रश्न। सेवा का प्रकार देखा अपन ने, कैसी है वस्तु, भारी है। उपलब्ध विधा देखी अपन ने, अपने पास क्या उपलब्ध है, जलयान उपलब्ध है, ठीक है। जैसे आपको कम दूरी पर ले जाना हो, कम दूरी पे, ठीक है, या एक घर से दूसरे घर तक सेवा देनी हो, एक घर से दूसरे घर तक कोई सेवा देनी हो, तो किसका इस्तेमाल करेंगे अपन, सड़क परिवहन का, ठीक है। अब एक ही देश में दूरी ज्यादा है, दूरी क्या है, अधिक है, और जो अपने पास पदार्थ है वो क्या है, स्थूल है। स्थूल मतलब वही भारी है। तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तब अपन इस्तेमाल में लेंगे रेल मार्ग का, या रेल यान का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब मान लो कोई शीघ्र नाशवान वस्तु है, शीघ्र नष्ट होने वाली, नाशवान है, अधिक मूल्यवान है, अधिक मूल्यवान है, और क्या है, हल्की है। इसके परिवहन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके परिवहन के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, वायुयान का, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, एक बार पूछा था ये प्रश्न, अधिक नाशवान, शीघ्र नाशवान, अधिक मूल्य वाली और हल्की वस्तुओं का परिवहन किस परिवहन मार्ग द्वारा किया जाता है, या किस साधन द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा, वायुयान के द्वारा। अगर भारी वस्तु का अगर अपन किसी दूसरे देश में क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, जलयान की। कम दूरी या एक घर से दूसरे घर तक अगर सेवा देनी है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सड़क परिवहन की। अगर एक ही देश में अधिक दूर तक ले जाना है और वो जो सामान है वो क्या है, महंगा भी है, और क्या है, भारी है, ठीक है, तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अपने को रेल मार्ग की, ठीक है। ये हो गई साहब इसकी बात। थोड़ा सा अपन अब सड़क परिवहन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके प्रकारों के अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, कि थोड़ा सड़क परिवहन के बारे में जानकारी ले ली, क्योंकि सबसे पहले अपन सड़क परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। संचार को अपन लास्ट में पढ़ेंगे। सड़कों के बारे में पढ़ेंगे, 3-4 प्रकार होते हैं उसके, ठीक है। सड़क परिवहन, पहले के टाइम में किसी लड़की की शादी होती थी, विवाह होता था, ठीक है, तो उसको किस में ले जाया जाता था, वैगनार, अल्टिका, है ना, ये गाड़ियां नहीं थी पहले, ठीक है, रोल्स रॉय, ऑडी, ये गाड़ियां नहीं थी। सर फिर क्या क्या होता था, उनको विदाई के टाइम पे उसको कैसे ले जाया जाता था, तो जब उनकी विदाई होती थी तो विदाई के बाद डोली, पालकी, नाम सुना हो पहले की, महारानियों को उसमें ले जाया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जब ले जाया जाता था तो उनको उसमें बिठा के ले जाया जाता था, और उसमें क्या होता था, 4 लोग होते थे जो कंधे पे उनको रख के फिर ले जाते थे। तो अब ये चीज कहने की मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये परिवहन के साधन नहीं आए थे, सड़क वगैरह नहीं थी, परिवहन के जो साधन थे, गाड़ियां, ये चीजें नहीं थी पहले के टाइम, तो जो सबसे पहले परिवहन का साधन कौन था, मनुष्य, अर्थात हम खुद थे। जो उनकी पालकियों को ढोने का काम करते थे वो कौन लोग थे, मनुष्य थे। आपने देखा हो भारत और चीन जो देश हैं, इनमें सर्वाधिक होता है मानव कुली। कुली का मतलब जो ट्रेन स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, जो आने वाले जाने वाले लोग हैं उनका सामान ढोने का काम करते हैं।
भाई साहब आपका ये सामान है, मैं वहां रख देता हूँ, आप मेरे को इतने पैसे दे दो, मैं यहाँ से उठा के वहां रख दूंगा, आप मुझे इतने दो। तो वो क्या करते हैं, कुली का काम करते हैं। ठीक है, गाड़ियां ढेलते देखा होगा आपने। अब तो फिर भी पशुओं का भी उपयोग खत्म हो गया। अब तो इंजन से चलने वाली गाड़ी आ गई। पहले मनुष्य क्या करता था, वो उसको गाड़ियों को ढेलने का काम करता था, खुद चलाता था उनको, वाहक खुद था उस टाइम पे। तो अपन कह सकते हैं कि हाँ, सबसे पहले परिवहन का साधन कौन था, मानव। कौन था, मानव। फिर पशुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अब वर्तमान में विभिन्न प्रकार की गाड़ियां आ गई। ठीक है, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब सुनना, 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, भाप इंजन का आविष्कार। क्या हुआ, भाप इंजन का आविष्कार हुआ। भाप इंजन के आविष्कार होते ही परिवहन में क्या आ गई, क्रांति। परिवहन में क्या आई, क्रांति आ गई, क्रांति। और अब सुनना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है अधिकांश। 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टोकटन व डर्लिंगटन पहला सार्वजनिक रेल मार्ग, सार्वजनिक रेल मार्ग, ठीक है, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कहां से कहां के बीच था, उत्तरी इंग्लैंड के स्टोकटन से डर्लिंगटन के बीच में। ठीक है, याद रखने वाली चीजें हैं। इससे क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, अब कौन सा दौर चल रहा है, कौन सी शताब्दी जो चल रही है, ये 19वीं शताब्दी चल रही है। तो इतना लोकप्रिय हो गया था ये 19वीं शताब्दी के अंदर ही। 1825 में आविष्कार हुआ, पहली सार्वजनिक रेल मार्ग का आविष्कार हुआ 19वीं शताब्दी में, और 19वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ये बन गया था परिवहन का साधन, कौन, रेल मार्ग। इससे क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो छोटे महाद्वीपीय देश है, ठीक है, महाद्वीपीय जो क्षेत्र है, उनके वाणिज्य का मार्ग भी खुल गया था। इससे वाणिज्य का मार्ग भी खुल गया, जिसमें अन्न का वाणिज्य, ठीक है, अन्न, कृषि, विनिर्माण आदि का उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया था। ठीक है, अभी अपन ने बात की भाई, सबसे पहले जो परिवहन का जो साधन था मनुष्य था, ठीक, और फिर उसके बाद पशु आए, उसके बाद गाड़ियां आई ना। तो आज के टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि भाई आज के टाइम में पशुओं का जो उपयोग है परिवहन के रूप में बिल्कुल समाप्त हो गया है, अभी भी है। मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल देता हूं, एक मिनट रुकने पर देख लेते हैं तो हद चल रही है, नहीं चल रही। हाँ, तो अपन पशुओं की बात कर रहे थे जो आज के टाइम में आजकल भी परिवहन के साधन बने हुए हैं। ठीक है, जैसे जो पश्चिम देश होते हैं, पश्चिम देश है, यूरोपीय जो देश है, उनमें भारवाही अर्थात भारी सामान के परिवहन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, घोड़ों का। किसका, घोड़ों का। ठीक है, उत्तरी यूरोप या उत्तरी अमेरिका, साइबेरिया, के जो हिमाच्छादित मैदान है, हिमाच्छादित जो मैदान है, हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढके हुए जो मैदान है, वहां पे स्लेज को खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कुत्तों का या फिर रेनडियर का।
स्लेज क्या होता है सर? 25 दिसंबर को क्या होता है पता है आपको? क्या आता है, कौन सा दिन आता है सर? क्रिसमस डे। तो जो सेंटा क्लॉज होता है, जो आता है ना बजाते हुए, उनको जिस साधन पे बैठ के आता है, जो उसका साधन है, ठीक है, उसमें जो पीछे का जो हिस्सा होता है, पीछे जो गाड़ी आगे खींचने वाले या तो कुत्ते होते हैं या फिर रेनडियर होते हैं, और जो पीछे उस पे बैठा होता है वो होता है स्लेज। ठीक है, हाँ आगे बात करते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पे खच्चरों का उपयोग भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में आपने कभी वैष्णो देवी के गए हो तो वहां पे पहाड़ पर चढ़ाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? खच्चरों का। इनका, खच्चरों का। मरुस्थलीय क्षेत्र में कारवाओं के संचालन में, मरुस्थलीय क्षेत्र में कारवाओं के संचालन में किसका उपयोग किया जाता है? ऊंट का। किसका? ऊंट का। भारत जैसे देश में छकड़े को खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैल का। बैलगाड़ी जिसे कहते हैं, छकड़े की। ठीक है, तो अपने इन उदाहरणों से ये कह सकते हैं कि हाँ, जो पशुओं के साधन है, पशुओं को जो परिवहन के साधन के रूप में उपयोग लिया जाता था, वो आज भी मौजूद है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अपन बात कर रहे थे गाड़ियों की, ठीक है, रेल मार्ग की बात हो गई थी। फिर अंतर्दहन इंजन आया। ठीक है, अंतर्दहन इंजन आया जिसने सड़क परिवहन में भी क्या ला दी? क्रांति ला दी। किसने? अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने, इंजन के आविष्कार ने सड़क परिवहन में भी क्या ला दी? क्रांति ला दी। ठीक है, ये भी याद रखना। सड़क परिवहन में क्रांति किसके कारण आई? अंतर्दहन इंजन के कारण। ठीक है, और परिवहन में क्रांति कब आई? रेल मार्ग के कारण। ठीक है, याद रखना। हाँ, एक छोटी सी बात और बताता हूं, फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। छोटी सी बात सुनना। मैंने लिखा सड़क, वायु, जल और पाइपलाइन। ठीक, ये चार मैंने विधाएं लिख दी। सड़क जो परिवहन है, इससे हम व्यक्तियों का भी परिवहन कर सकते हैं, व्यक्तियों का भी वहन कर सकते हैं, या व्यक्तियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला सकते हैं, और वस्तुओं को भी, व्यक्तियों व वस्तुओं व व्यक्तियों, ठीक है, दोनों का अपन परिवहन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। सड़क माध्यम से, वायु माध्यम से भी अपन दोनों को ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। ठीक, जल माध्यम से भी अपन दोनों को ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। मगर जो ये पाइपलाइन है, इसमें से केवल और केवल वस्तुओं का ही क्या होता है? परिवहन होता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस परिवहन के साधन में या परिवहन की किस विधा में केवल वस्तुओं का ही परिवहन होता है या परिवहन किया जाता है, तो जवाब क्या होगा? पाइपलाइन। पाइपलाइन में क्या होता है? किसी भी प्रकार का, जैसे खनिज तेल हो गया, खनिज तेल, पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है, आदि। दूध का भी होता है, ठीक है, न्यूजीलैंड में होता है दूध का। ठीक, खनिज तेल या प्राकृतिक गैस, ठीक है, अवमल, पानी वगैरह, पानी का तो आपने सबने देखा है, ठीक है, आदि चीजों का क्या होता है? कहने का मतलब लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में जो चीजें होती है, उनका परिवहन अपन पाइपलाइन के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है पाइपलाइन। ठीक, इसके द्वारा अपन इन चीजों का वो कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जाए कि परिवहन की किस विधा में अपन प्राकृतिक गैसों का, खनिज तेलों का, तरल पदार्थों का या द्रव्य पदार्थों का परिवहन कर सकते हैं, तो जवाब क्या होगा? पाइपलाइन का। ठीक है, केवल और केवल वस्तुओं का परिवहन किस में होता है? पाइपलाइन में। बाकी सड़क माध्यम में, वायु मार्ग में, जल मार्ग में वस्तुओं का भी परिवहन होता है और व्यक्तियों का भी होता है, दोनों का होता है। ठीक है, मगर केवल
पाइपलाइन में ओनली वस्तुओं का ही परिवहन होता है, ठीक है, व्यक्तियों का नहीं होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने कभी सुना हो पढ़ा हो कहीं पे कि पाइपलाइन में लोगों को भर के और फिर जैसे प्रेशर दिया जा रहा है फिर वो दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो ऐसा तो कतई नहीं है, ठीक है। केवल और केवल वस्तुओं का परिवहन होता है पाइपलाइन माध्यम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी वो आप बताएंगे, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आगे की कक्षा में अपन परिवहन के जो मार्ग है, विधाएं हैं, कि सड़क हो गई, महामार्ग हो गए, रेल मार्ग हो गए आदि के बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो अब धीरे धीरे जो कक्षाएं आएंगी वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए उद्धार क्लासेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।